हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की तरह हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी का हर एक एपिसोड लेके आ रहे हैं, एकदम प्रारंभ से, जहां से भारतीय संविधान का इतिहास से लेके हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हुआ, संविधान का निर्माण किया। अब संविधान में क्या क्या विस्तृत हैं सारी चीज़ों को वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं, एकदम टॉपिक वाइज। आपका जीरो से हीरो तक का सारा पॉइंट्स इंक्लूड किया जा रहा है। पूरी लक्ष्मीकांत का निचोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी बातों को सुनिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते उसको लिखने की कोशिश कीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं आपको बेस्ट समझ आएगा और इसी उम्मीद के साथ मैं पढ़ाना प्रारंभ करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से प्रारंभ है, यानी अनुच्छेद 1 से हम लोग शुरू करेंगे और 395 अनुच्छेद के दौर को भी समाप्त करेंगे आपके सामने। तो हम सारे कुछ बताते हुए सारे जितने मतलब कभी कभी हुआ है कि हमारे कितने मोड़ आए हैं हमारे संविधान बनने में और संविधान बनने के बाद क्या क्या तकलीफें आया है, वो सारे बातों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं और आज हम अखंड भारत की तरफ बढ़ते हैं कि कैसा मेरा भारत था, कैसे कैसे बढ़ते गया और हमारा भारत का जो नवसृजित रूप हमें दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। चलिएगा प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए, संविधान सभी के लिए। संविधान आखिर होता क्या है? सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस? तो इक्वल एबिलिटी ना सबके लिए, यानी संविधान किसे कहते हैं? अगर एक वर्ड में पूछ दिया जाए तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी, संविधान, सभी के लिए सम बराबर, सभी के लिए विधान मतलब कानून, सभी के लिए बराबर कानून ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है ना, सम मतलब बराबर और विधान मतलब नियम कानून, तो संविधान। ठीक है, तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 25 भाग, 444 से अधिक अनुच्छेद अभी हैं और 25 भाग है। मूल संविधान में हम 22 बताए थे आप लोग को। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे प्रारंभ क्लास से देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपका कितना बोला? मूल संविधान में जो है आपका 22 भाग, 8 अनुसूची था, शेड्यूल्स जो थे वो 8 थे और आपका जो था 25 जो 22 भाग और 395 अनुच्छेद। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। ये हमारा मूल संविधान में, लेकिन अभी का परिदृश्य अगर देखा जाए, अभी जो परिदृश्य है वो हमारे सामने यहाँ 25 भाग हैं, क्योंकि अमेंड होके हमने भाग वाला पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डाला है। उसमें मैंने दिखाया है कि 25 कैसे हुए हैं। तो 25 भाग, यहाँ 12 अनुसूची हो गया है, 9, 10, 11, 12 है ना। 9 में क्या था? भूमि सुधार। 10 में दल बदल कानून। 11 नंबर अनुसूची में था पंचायत, राज्य पंचायत से संबंधित है। और 12 में था नगर निगम, यानी नगर पालिका, महापालिका, मेयर कैसे चुनाव होता है। ठीक है, महापौर हमारे टाउनशिप एरिया में, ये सारे बात था 12 में। तो हम 12 अनुसूची बताए थे और आपका 300 यहाँ अभी अनुच्छेद है, ये लगभग 450 तक पहुंच गया है अनुच्छेद। क्लियर है? ये सब बात समझ आया होगा। अब आते हैं हम लोग संविधान की तरफ। तो ये मेरा संविधान का परिदृश्य था। क्लियर है? चलिए, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 25 भाग और 444 से अधिक अनुच्छेद हैं। आगे लिखा हुआ है, पहला जो भाग 1 में था वो हम क्या बोले थे? भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा ये इसमें कंफ्यूजन होगा अनुसूची और आपका भाग में, तो मैं बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार किसी पुस्तक का लेसन नंबर जैसे रहता है कि अनुसूची में वही लिखा गया, अनुसूची मतलब होता ही है लेसन नंबर, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे हो गया अनुसूची। और इसके अंदर भाग हैं, इसके अंदर भाग हैं और भाग के अंदर क्या है? बहुत सारे अनुच्छेद हैं। यानी हम आसान भाषा में समझें तो क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप, मैंने बोला कि पादप पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पादप, तो पादप एक लेसन का नाम है बायोलॉजी में। ठीक है, तो बायोलॉजी पूरा संविधान है, उसमें से एक भाग है आपका बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी का एक भाग हो गया पादप, और पादप के अंदर हो गया
हार्मोन्स पढ़ना है, पादप हार्मोन्स, ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन वगैरह, ये सारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, तो ये सारे जो हैं समझने की कोशिश कीजिएगा कि बायोलॉजी हमारा संविधान हो गया पूरा, उसके अंदर पादप जो है ये अनुसूची दिखाया कि क्या है, और उसके अनुसूची के अंदर आपका भाग दिखाया कि कौन कौन सा भाग है, और हार्मोन है, हर हार्मोन के अंदर जो बहुत सारे क्या हैं, उसमें हार्मोन का अलग अलग नाम है, वो आपका अनुच्छेद हो गया। मैंने एज ए एग्जाम्पल ले लिया समझाने के लिए कि अनुसूची, भाग और अनुच्छेद में क्या अंतर है, और सारे एक ही पैमाने हैं। यानी एक और इसको तोड़ के देखे तो आपका क्या है, देखिएगा सारे जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद, सारे अनुच्छेद क्या कहलाते हैं, सारे अनुच्छेद आपका भाग के अंदर आएगा, ठीक है, और भाग सारा किस में आएगा, अनुसूची के अंदर आएगा, अनुसूची के अंदर आएगा, ठीक है, अनुसूची के अंदर आएगा, और सारे अनुसूची किसके अंदर आएंगे, तो संविधान के अंदर आएगा। समझे होंगे इस बात को, ठीक है। तो ऐसे करके है, एक ही चीज नहीं है, सारे अलग अलग हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। तो हमारे भाग 1 में जो है आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिएगा, मेरे टॉपिक को समझिएगा। आज का जो भाग है संघ और राज्य क्षेत्र, जहां जो आपका संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक में उल्लेख है, वो सारे बात को मैं समझाऊंगा। जैसे पहला बोला गया है अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसमें राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। यानी एक ऐसा राज्य है भारत जो एक क्या है, संघ है, लेकिन इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो फिर कैसे होगा, खाली बोला गया भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, और यह कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता, यानी यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसमें, आपका अनुच्छेद 1 में। तो ये बोला गया, लेकिन अभी कौन सा राज्य इसमें इंक्लूड है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, ये अनुसूची 1 में जाइएगा, वहां आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके अभी हैं, अभी वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। हमारे राज्य कितने थे, पहले था वो 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन हुआ क्या, आपका ये देखिए, पहले जो था वो कितने थे, हमारे 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये पहला था। लेकिन हुआ क्या, 31 अक्टूबर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, आपका 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है, टूट जाता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब जब जम्मू कश्मीर टूट के क्या बना दिया जाता है, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग क्या बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। देखिए, तो 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गए, तो कितने हो गए, 7 + 2 9 हो गए। लेकिन 9 में फिर क्या हुआ, यहां देखिएगा दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव एक ही जगह था, तो ये दोनों को पहले अलग अलग था, दादर नगर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था, ये दोनों को फिर मिला के एक बना दिया गया, दमन दीव। तो फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव एक हो गए, दादर नगर हवेली और प्लस किसको, दमन दीव को एक कर दिया गया, जो पहले अलग अलग थे, दमन दीव को, दमन दीव, ठीक है, दमन दीव को अलग था, अब एक कर दिए गए। जब एक हो गया तो 9 में फिर एक घट गया, तो अभी कितना है, 8 परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो 8 अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश थे, ये पुराना था, अभी वर्तमान में कितना है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर एक टूट गया राज्य से ना, तो यहां से 29 से 28 हो गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, ठीक है, देखिए पहला क्या बोले, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, इसके कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं।
तो आप जैसे एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे एक घर बना रहे हैं और एक घर बना रहे हैं, उस घर में अब बहुत सारे ईंटे का प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत सारे ईंटे का प्रयोग होता है। तो ईंटा जो है, कभी देखिएगा प्लास्टर वाला घर और एगो खाली ऐसे ईंटा जोड़ के बिना प्लास्टर वाला घर। तो जो होता है, जो प्लास्टर वाला घर रहता है उसमें से कभी ईंटा टूट के नहीं अलग कर सकते, उसको खींच के ईंटा नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम यूनियन कहते हैं। यानी ऐसा मजबूत जो कभी टूटकर अलग नहीं हो, उसे बोलते हैं हम लोग यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। अमेरिका आपका कन्फेडरेशन है, यानी फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री वो होता है बिना प्लास्टर वाला घर, मान लीजिए वहां से ईंटा आराम से हम खींच के निकाल सकते हैं, उसी प्रकार। और कभी भी जो फेडरल है आपका, फेडरल वो यूएसए में है, यूएसए का संविधान चलता है। फेडरल मतलब ये होता है कि वो कभी टूट के अलग हो सकते हैं, यानी जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं एक समझौता करके अपनी थोड़ा थोड़ा पावर जो है वो किसको दे देते हैं, अमेरिका में। जैसे अमेरिका के अंदर अभी कितने 50+ कंट्रीज हैं, तो जो 50 कंट्रीज है उसमें वो सारे, जैसे टेक्सास हो गया आपका, पेरू हो गया, बोल्विया हो गया, बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, एरिट्रिया हो गया, एरिजोना हो गया। तो ये सारे जो हैं वो अपना थोड़ी थोड़ी शक्तियां किसको दे दिया गया, अमेरिका को दिया गया, ताकि अमेरिका एक ससंगठित बना के चल रहा है, यानी फेडरल वहां व्यवस्था है, ठीक है। और कन्फेडरेशन आपका इसी प्रकार हमें देखने को कहाँ मिलता है, रसिया के, जहां आपका पहले यूएसएसआर कहा जाता था, बाद में धीरे धीरे टूट के अभी रसिया के कहते हैं, ठीक है। तो ये सब व्यवस्था था। लेकिन हमारा भारत वाला याद रखिएगा, यूनियन शब्द प्रयोग हुआ है। क्या शब्द, यूनियन शब्द, जो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे जम्मू कश्मीर ने कितना एडी चोटी लगाया, कभी अलग नहीं हो पाया। तो आप तो छोड़ ही दीजिए, वो तो क्या होना चाहता, अब उसको तो स्वतंत्र राज्य भी नहीं छोड़ा, उसको तो राज्य तो बनने ही नहीं दिया। मोदी जी ने क्या कर दिया, उसको केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। जैसे देखिए आपका जो जम्मू कश्मीर था पहला वाला में, वो यहां देखिए आपका क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और राज्य क्या होता है। आखिर क्यों बनाया गया, मेरा सवाल है आपसे कि आखिर क्यों बनाया गया, आखिर क्यों बनाया गया, बताइए इसको, केंद्र शासित प्रदेश। मोदी जी ने इसको क्यों राज्य नहीं बनाया, राज्य की तो मांगे हो रही थी। महबूबा मुफ्ती को क्या बना कर दिया गया था, नजरबंद करके रखा गया था। तो रीजन है, अगर केंद्र इसको राज्य बना देंगे, मान लेते किसी भी यूनियन टेरिटरीज को, किसी भी, अंडमान निकोबार आप लोग देख रहे होंगे, यहां अंडमान निकोबार काफी दूरी है कहां से, आपका दिल्ली से। दिल्ली में इसका पूरा पावर चलता है, क्योंकि जहां यूनियन टेरिटरीज का हेड जो होते हैं, यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो राज्यपाल एक सहयोग के रूप में, लेकिन सारा जो कार्यवाही होता है, कार्यभार होता है, वो हमेशा कौन देखते हैं, राष्ट्रपति महोदय। तो इसका सीधा डायरेक्टली कनेक्शन, जितना भी रूल रेगुलेशन बनेगा वो दिल्ली में बनेगा, ठीक है। तो ये कभी बेचारा सोच के भी अलग नहीं हो सकता। लेकिन ये राज्य अगर बना देता, तो राज्य रहता तो यहां क्या होता, विधानसभा हो जाता, और विधानसभा हो जाता तो शक्तियां, मुख्यमंत्री को स्वतंत्र लेने का अधिकार है, कुछ कुछ शक्तियां। तो हो सकता था कि किसी भी जापान या म्यांमार, इधर इंडोनेशिया, किसी के साथ भी ये थोड़ा सा लग जाएगा, और यहां हो सकता था कि सेना तो स्वतंत्र होने की बाद में मांग भी कर सकता था, लेकिन बोला कि नहीं, मैं तुम्हें राज्य तो बनाऊंगा ही नहीं। तो इसी तरह किसको कर दिया, आपका जम्मू कश्मीर को तोड़ के लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब सारा रूल कहां बनेगा, दिल्ली में। जब तक साइन नहीं होगा तब तक क्या कर सकते, कोई उपाय नहीं है आपके पास, राष्ट्रपति बच जाएगा ही लास्ट में। तो इसी वजह से इस केंद्र शासित बनाया, राज्य को दर्जा ही नहीं दिया गया, समझ गए। तो राज्य को खत्म करके क्या बना दिया, केंद्र शासित, यानी पूरा जो पावर है यहाँ का वो केंद्र सरकार संभालेगी, दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कोई भी सारे, ठीक है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद एक बात और बता दें आप पे, कि जो आप देख रहा है कि दूर में है, लेकिन आप जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा, ज्योग्राफी, उसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक आपका किसका रहता है, जिस क्षेत्र का, जैसे इंडिया है यहां, अब यहां हमारा अंडमान निकोबार एक तो इतना दूरी पे है, अब यहां से 200 नॉटिकल मील तक क्या हो जाएगा, भारत का राज्य होगा, भारत का क्षेत्राधिकार के अंदर आएगा। क्षेत्राधिकार आखिर बोलिएगा कि कैसा आके क्या करेगा, क्षेत्राधिकार आके अगर समुद्र का मैंने 200 नॉटिकल मील अगर जीत भी लिया तो क्या फायदा होगा, ठीक है। एक नॉटिकल मील बराबर जो होता है, एक नॉटिकल मील जो बराबर जो होता है, माइल बराबर 1.875 किलोमीटर होता है लगभग ना।
तो इतना बड़ा होता है तो सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र क्या हो जाता है, अपना क्षेत्र मिल जाता है। तो ये नॉटिकल मील इसलिए जरूरत होता है क्योंकि हो सकता है आप पेट्रोलियम का कुछ लगा रहे हैं, कुछ क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। चाइना ने अभी तो कुछ और ही हद की है, सीमा पार कर रहा है, उसने समुद्र में भी पानी मिट्टी भरना शुरू कर दिया है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब तो 3 चाइल्ड पॉलिसी भी लागू कर दिया है, क्योंकि वो क्या बोल रहा था कि भारत युवाओं का देश हो गया, लेकिन चाइना बूढ़ों का देश बन गया। इसकी वजह से अब 3 चाइल्ड पॉलिसी उसने लागू कर दी है। चलिए इस बात को समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अनुच्छेद नंबर 2 में देखिए, अनुच्छेद पहला में क्या था, भारत राज्यों का संघ है, क्लियर है, भारत राज्यों का संघ है, और ये कभी भी संघ शब्द का प्रयोग हुआ है जो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। दूसरा अनुच्छेद में है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अगर पीएम साहब चाह लिए, जैसे अभी बलूचिस्तान में झगड़ा हो रहा था, तालिबान मान लेते, तालिबान में भी बहुत ज्यादा लड़ाई छिड़ा था अभी, तालिबान, ठीक है, तालिबान में अभी बहुत ज्यादा लड़ाई छिड़ा था अफगानिस्तान में। तो तालिबान को मान लेते कि पीएम ने, मोदी सरकार ने चाहती तो वहां अपना फोर्स भेज के उसको आजाद करवा देती, ठीक है, लेकिन सूचना किसको दे देना पड़ेगा, पहले राष्ट्रपति साहब को। राष्ट्रपति साहब को सूचना खाली देगा और यहां से आक्रमण कर लिया, तालिबान को आजाद बना के अपना एक कंट्री बना लिया। अब वहां तालिबान खत्म, अब भारत लिखा जाएगा ना, अब क्या लिखा जाएगा, भारत। तो ऐसा कर सकता है, लेकिन कब, वही बोला है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, लेकिन किसको सूचना दिए, राष्ट्रपति को, तो पहले सूचना दे देना होगा। अब बताइए, राष्ट्रपति साहब को बोला गया क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द सेंटर जो होता है राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जो पूरा है, हेड ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया है, उसका तो पूछना जरूरी है। लेकिन बस खाली पूछा जाता है, हमें बताइए, राष्ट्रपति महोदय पास जाएगा और कहेगा कि नहीं अब हम मिलाने जा रहे हैं विदेशी राज्य को भारत में, वो कभी बोल सकता है ना, नहीं बोल सकता है। कारण है कि अगर नहीं बोलेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर महाभियोग लग जाएगा। और महाभियोग क्या होता है, हम बताए थे, अमेरिका संविधान से लिया गया है। तो महाभियोग क्या होता है, सम्मानित के साथ उसको हटा देना, ठीक है, उस पद से उन्मूलन कर देना ही क्या कहलाता है, महाभियोग कहलाता है। क्लियर है, यानी इज्जत देके साइड कर देना, चलिए आप राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है, क्योंकि आप जहां भी देश के हित की बात हो वहां उनको पॉजिटिव ही लेना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो ये था, पहले याद रखिएगा, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, अनुच्छेद नंबर 2 में बोला गया था। समझ गए होंगे, पहला में क्या था, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ, दूसरा में था कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। इसी तहत इसमें आपका 3 व्यवस्थाएं किया गया था। पहला बोला गया था कि देखिए, संविधान बनाने वाले कितना खूबसूरत बनाया था, इसमें कोई भी राज्य हो सकता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर, अब समझिए इस बात को। जैसे मैं बोला कि 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ, संवैधानिक संशोधन जिसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य, आखिर बताइए मुझे, सह राज्य का दर्जा दिया गया। एक सेकेंड आप देखिएगा सिक्किम को, पहले यहां देखिए, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको अगर दिख रहा होगा, अच्छा से लोकेट कर पा रहे होंगे, तो सिक्किम को देखिएगा, ये हम यहां कवर कर रहे हैं, सिक्किम ये है, ठीक है, इधर भूटान, उधर नेपाल, ऊपर चाइना, तिब्बत। पहले तिब्बत स्वतंत्र था जिसकी राजधानी लहासा था, लेकिन बाद में चाइना ने क्या कर दिया, उस पर आक्रमण करके उसको अपना क्षेत्र बता दिया। तो अब देखिए, सिक्किम उस समय जब तिब्बत को दबाया जा रहा था, तो उस समय बोला कि हम क्या करेंगे, भारत के साथ मिलेंगे। तो भारत के साथ मिलेगा, तो भारत से पूछा गया कि बताइए, अगर हम भारत के साथ मिलेंगे तो मेरे को तोड़ तो नहीं दीजिएगा। ऐसा नहीं ना कि सिक्किम मेरा छोटा परिवार है, उस सिक्किम के कुछ लोग को आंध्र प्रदेश भेज दीजिएगा, कुछ लोगों को इधर मध्य प्रदेश भेजिए, कुछ लोग को नॉर्थ ईस्ट में भेज दीजिएगा। बोला ऐसा कुछ नहीं है, भारत हमेशा आने वालों का स्वागत करता है, ठीक है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो,
वो हमें स्वागत करता है। इसी प्रकार जब मोहम्मद गौरी आया था पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको मौत नहीं दिया, मारा नहीं, युद्ध में पराजित किया। वही गलती हुआ कि उसको छोड़ दिया। और क्योंकि हमारे इतिहास देखिए, हम लोग हमेशा किसी को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो हमेशा जितने भी आते हैं अतिथि उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो क्या किया था गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान छोड़ दिया उसको। लेकिन वही उसी का हुआ कि जब तराइन की प्रथम युद्ध में उसको छोड़ दिया, द्वितीय युद्ध में आके पृथ्वीराज चौहान को मार देता है और इतनी बड़ी जो होता है गुलाम वंश की क्या कर दिया जाता है, दिल्ली सल्तनत पूरा बसा देता है। ठीक है, तो ये होता है, इतिहास तो मेरा देख ही रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी थी। अब यहां बोला कि ठीक है आपको किसी भी फैमिली का दिक्कत नहीं होगा, यानी जो सिक्किम परिवार है आपका, वो किसी भी जो जैसे आप जी रहे हैं एकदम स्वतंत्र जिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है, तो क्या करना होगा, तो इसके कारण इसको 35वां संवैधानिक संशोधन के तहत क्या बनाया गया था, सहराज्य बनाया गया था, यानी राज्य के जैसा। क्लियर है, बात को समझिए, सहराज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम सोचा रही तो बहुत अच्छा है, इतना सुंदर कहना नहीं है, हमें तो ऐसा चाहिए था, हमें स्वतंत्र फील हो रहा है, बहुत अच्छा। तो फिर इसके बाद 36वां संवैधानिक संशोधन करवाता है। 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत 16 मई 1975 ईस्वी को क्या कर दिया जाता है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया जाता है। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, दिया जाता है कितना, याद रखिएगा डेट, 36वां संवैधानिक संशोधन 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में दर्जा मिल जाता है और सिक्किम भारत का हिस्सा बन जाता है, एक अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गया कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी वर्तमान, अच्छा ठीक है ये दूसरा ना, हाँ दूसरा हो गया कि पूर्व सूचना देकर क्या किया जाता है, किसी विदेशी राज्य को भारत में सम्मिलित किया जाता है। तो विदेशी राज्य था ना, तो ये खाली सह राज्य बोलेगा ना तब ये आपका सही हो जाएगा। ये यूपीएससी क्वेश्चन बना, अगर आपके लेवल का पूछता है तो ठीक है, और नहीं तो 36वां आपका जो पूछा जाता है हमेशा, 36वां संवैधानिक संशोधन, इस बात को एकदम ध्यान से सुन लीजिए। 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत किसको मिलाया गया, सिक्किम को ना, सिक्किम को 16 मई, डेट याद रखिएगा 1975, पूरा ऐसे पूछा था, 75 को 22वां केवां नंबर का, 22वां चलिए 22वां राज्य का दर्जा दिया गया, 22वां राज्य का दर्जा दिया गया, चलिए दिया गया, आप लोग समझे होंगे उम्मीद करते हैं। तो ये क्या हो गया कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है। तो सिक्किम को मिलाया था कि नहीं। चलिए आगे आते हैं हम लोग, यहां बोला गया 3, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य का नाम तथा सीमा बदल सकता है। किसी भी राज्य को क्या पूर्व सूचना देकर वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकता है। क्लियर है, जैसे किसी भी राज्य की सीमा बदलना अगर चाहे तो क्या कर सकता है, बदल सकता है। जैसे आपका बिहार से अगर मान लेते किसी का भी सीमा, किसी भी राज्य का सीमा बदलना हो तो कौन सा अनुच्छेद के तहत करेंगे, तो आपका हो जाएगा 3 के साथ, उसके क्या करते हैं, सीमा में क्षेत्र में उसका बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम जैसे ओडिशा था, उसको उड़ीसा बनाया गया, ठीक है, उड़ीसा से ओडिशा बनाया गया। उसी प्रकार बिहार से और भी, जैसे यूपी का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविजन। ठीक है, यूपी का क्या नाम था, यूपी का आपका पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविजन, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, यूपी जो था ये क्या था, इसका पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविजन, इसको अभी वर्तमान में क्या बना दिया गया, उत्तर प्रदेश, तो इसका नाम चेंज किया गया है। इसी तरह आप अगर पंजाब को देख पा रहे होंगे, ये पंजाब वाला एरिया को, इसको नाम था पहले, पुराना नाम था पंजाब ईस्ट फॉर द कुछ ब्रिटिशर्स का नाम था, पेप्सू इसको कहते थे शॉर्ट में, तो पेप्सू का भी नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये पंजाब का तो नाम बहुतों का चेंज किया, कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो 3 अनुच्छेद के तहत। क्लियर है,
इस बात को ध्यान रखिएगा। तृतीय अनुच्छेद के तहत क्या कर सकते हैं, राज्य के नाम तथा सीमा में बदलाव कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद, तृतीय। चलिएगा चौथे, अनुच्छेद 2 तथा 3 में क्या कर सकते हैं, किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। इसमें बोला गया कि सारे संवैधानिक संशोधन जो होता है वो आपका 368 के तहत होता है, लेकिन अगर राज्यों से संबंधित बातें आए तो राज्यों से संबंधित बातें हो, सीमा बदलाव करना हो या तो उसका राज्य क्षेत्र में बदलाव करना हो, या समझ गए, तो इसमें आपका राष्ट्रपति महोदय का 368 संवैधानिक संशोधन से बाहर रखा गया है। कहने का मतलब है कि देखिए आपका, जैसे मान लेते हैं कि संशोधन में क्या किया गया था इंक्लूडेड, जैसे देखिए किसी भी राज्य का सीमा बदलना हो तो राष्ट्रपति का कहां पावर चलता है, समझिएगा। राष्ट्रपति द्वारा अगर तभी बिल पारित होगा, राष्ट्रपति द्वारा तभी बिल क्या होगा, पारित होगा, जब उसमें संसद में 2/3 बहुमत से बिल पास होगा, बहुमत से बिल पास होगा, ठीक है, बिल पास होगा। अब हमें समझाइए, यहां देखिए, लेकिन इसमें जो है उसको 368 से ही, अनुच्छेद 368 के तहत अगर संवैधानिक संशोधन करना हो तो राज्यसभा और लोकसभा के संसद के 2/3 बहुमत से पास होना पड़ता है किसी बिल को। लेकिन इसमें जो है जो 3 और 4 में क्या अंतर है वो समझा रहे हैं। यहां हमेशा 50% बहुमत, कोई भी 50% बहुमत मिल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। तो हमें बताइए, कोई भी सरकारें अगर सत्ता पे बनती है तो अभी वर्तमान परिदृश्य जो है 545 हमारा क्या है, सांसद है, तो इसका आधा करिएगा तो आपका 272 आएगा ना, तो 273 मानिए, तो 273 को क्या हो जाएगा, इसका बहुमत हो जाएगा, 50% हुआ ना। तो जो भी सरकार गवर्नमेंट चला रही है वो अपना क्या होगा, अधिकार क्षेत्र के अंदर है, और वो कोई भी आपका 50% वोट देके क्या कर सकता है, आपका उसके राज्य और सीमा क्षेत्र में, चाहे किसी भी तरह से नए राज्यों का प्रवेश करवाना हो, चाहे किसी भी तरह का काम, ये क्या करवा सकते हैं, इसके तहत कर सकते हैं। इसमें 50% बहुमत रहता है। 368 में आपका 2/3 बहुमत से पास होना पड़ता है। इसमें 50%, जितना लोग है उसके 50%, उसमें जो सरकार रहती है वर्तमान में बीजेपी का है, तो बीजेपी के सबके पास जितना है वो सबके पास रहता है इतना, तभी वो सरकार बना पाएगी। तो इसके तहत क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तो इस बात रखिएगा। इसीलिए इसको अनुच्छेद 2 और 3 में ही रखा गया, किया गया संशोधन 368 से बाहर रखा गया है। ये बात चर्चित है इसमें अनुच्छेद 4 में, थोड़ा देखिएगा। अब हम लोग 1 से 4 तक देखें। पहला था भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में था कि उसके राज्य क्षेत्र सीमा में बदलाव कर सकते हैं या नए राज्यों का आगमन भी करवा सकते हैं। तीसरा जो था वो बोला कि 2 और 3 अनुच्छेद जो है, अच्छा आगे राज्यों का इतिहास है, जब राष्ट्रपति को किसी पूर्व सूचना दिए क्या करना चाहिए, किसी विदेशी राज्य को अपने मिला सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो था 4 में कि इसमें 368 से बाहर रखा गया है। अब देखिएगा, यहां ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका मेन मुद्दा शुरू होता है, भारतीय राज्यों का इतिहास, कौन कैसे मिला, इसके बारे में हम विस्तृत बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। वो सारे याद करने के फैक्ट्स थे, कुछ याद कराने की कोशिश किया, आप भी थोड़ा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब यहां से देखिएगा भारतीय राज्यों का इतिहास। आप जो इस अखंड भारत को देख रहे हैं ये ऐसा था नहीं, ठीक है, ये ऐसा था नहीं। सबसे पहले ये पूरा जो भाग दिख रहा है आपको, ये पूरा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ये सीमा भी पूरा ऐसे करके ये पूरा भारत था आपका, ठीक है। इधर ये भी पूरा अपना था, म्यांमार भी अपने में था। ये 1935 में जाके अलग हुआ, बर्मा, कितना 1935 में जाके बर्मा अलग हुआ, बर्मा जिसको अभी म्यांमार कहते हैं, वर्तमान नाम में म्यांमार कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बाद में अलग हुआ 1935 में, लेकिन वो भी अखंड भारत का हिस्सा माना जाता था। उसके बाद थोड़ा सा समझिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहां सर डुरंड जो थे, सर डुरंड सबसे पहले अफगानिस्तान को अलग किए पाकिस्तान से। ये देखिए रेखा खींचा गया है, ये सर डुरंड रेखा है, सर डुरंड ने खींचे थे, तो डुरंड रेखा ना,
डुरंड रेखा, ये डुरंड रेखा किसके के बीच में है? उधर से अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। उसके बाद है भारत विभाजन। अगर बात किया जाए तो भारत के विभाजन में जो मेन भूमिका निभाए थे, ठीक है, विभाजन करवाना, तो कौन थे? रेडक्लिफ साहब, सिरिल रेडक्लिफ, CLIFF, ठीक है, क्लिफ। तो रेडक्लिफ जो थे वो क्या किए, आए और बोला कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा चल रहा था, उधर मोहम्मद अली जिन्ना साहब टांग एड़े रखा था कि हमको मुस्लिम कम्युनिटी है, हमको अलग कर दीजिए। और उसने मुस्लिम को लेके, अब जहां मुस्लिम बहुलवादी है वहां क्या हो रहा था, अलग मांग कर रहा था, सब स्वतंत्र होना चाह रहा था। उसी में आपका क्या बोला, ये आपका जो बांग्लादेश दिख रहे हैं, ये बांग्लादेश दिख रहा होगा, ये बांग्लादेश आप देख रहे होंगे, जिसको उस समय अलग हुआ, उस समय क्या बना दिया गया, इसको बोला पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोला गया? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान किसने किया? क्योंकि विभाजन जब हो रहा था तो इसको पूर्वी पाकिस्तान, और ये वाला तो पश्चिमी पाकिस्तान तब जाना जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, ठीक है। और ऐसे करके अंग्रेजों ने बांट के चला गया। अब हुआ क्या देखिएगा, लेकिन बताइए यहां से वहां तक क्या हो रहा था, अलग अलग, बताइए बीच ही से ना आएगा जाएगा इंसान, और इधर से समुद्री इलाका दो, तो बहुत सारा इंडिया को परेशानी झेलना पड़ रहा था। अभी भी देखते हैं आए दिन शरणार्थियां घुस जाते हैं हमारे इंडिया के सीमा में, तो इंडिया में घुस जाते हैं सारे भूखे नंगे, और फिर गवर्नमेंट फिर क्या करती है, इंडिया हमारा सब दिन क्या करता है, रक्षा करता है, स्वागत करता है, लेकिन अब इतने की हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे, वो भी उचित नहीं है। अब देखिए ये दोनों अलग हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजों ने, हम बताए थे कि उसने एक कांटा बो के गया था कि जो राज्य पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, जो राज्य जो था वो क्या हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं हिंदुस्तान के मिल सकते हैं उसके साथ, या कुछ राज्य चाहते हैं तो स्वतंत्र भी घोषित हो सकते हैं। ये तो तीसरा कांटा था जो बहुत तकलीफ दिया हम लोग को। और देखिए उसमें क्या बोला, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला एरिया देखिएगा, ये लोग बोल दिया कि हम एक अलग राज्य बनाएंगे। क्या बोला कि एक हम अलग राज्य बनाएंगे। उसी प्रकार आप जूनागढ़ गुजरात के दक्षिणी हिस्सा को जूनागढ़ कहते थे, जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ ये हो गया आंध्र प्रदेश, और एक बाबू साहेब ये पूरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर। ये तीन मुद्दा जो था बहुत इंडिया को परेशान किया, क्योंकि तीनों क्या होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, ठीक है। कौन? जूनागढ़, और ये हो गया आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये तीनों जब कहते थे कि हमें भी अलग अलग बनना है, ना हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, ना ही मुझे हिंदुस्तान के साथ जाना है, तब क्या होगा, यहां बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो तीन महाशय थे जिनका नाम बता देना चाहता हूं मैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सीमा खींचे थे? सर रेडक्लिफ। ये सर रेडक्लिफ कौन थे? जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बांटे थे। और इसने कुछ नहीं किया। क्या किया? इंडिया कैसे मैप बिछाया, ठीक है, इंडिया कैसे मैप बिछाया, क्योंकि एक आईएएस थे, मतलब क्या ब्रिटिशर्स का, तो इसको क्या पता कि यहाँ का क्षेत्र कैसा है। उसने पुलिस चौकी देखा, बोला अच्छा एक यहाँ पंजाब का पुलिस चौकी है, यहाँ पुलिस चौकी, यहाँ, ठीक है, ऐसे, और ऐसे करके एक लाइन खींच दी, बोले जा, उधर पाकिस्तान हो गया, इधर हिंदुस्तान हो गया। अब इसी तरह यहां से खींचा, डाला ऐसे से, और पुलिस चौकी को मिला दिया, बोला कि चलो भारत पाकिस्तान अलग हो गया। अरे भाई साहब आप समझो कि अगर तुम ऐसे खींच के पुलिस चौकी को मिला देने से हो जाएगा क्या अलग? हमारा घर कहीं और है, मेरा रहने का घर है, और मैं जहां रहता हूं घर अलग है, और 1 किलोमीटर दूर मेरी खेती बाड़ी है, सारा मेरा खेत आंगन है। किसी का भी इसका जुर्माना क्या हुआ, किसी का घर तो हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में उसका क्या चला गया, सारा खेत चला गया, खेत खलिहान सारा पाकिस्तान में चला गया। किसी का घर तो पाकिस्तान में हो गए, उसका सारा जमीन कहां रह गया, हिंदुस्तान में रह गया। किसी का नया घर इधर है तो पुराना घर उधर हो गया, मतलब अजीब, वो गरीब हो गया। अब किसी पुलिस लाइन चौकी मिलाने से होगा नहीं, लेकिन फिर इसमें भी बहुत सारा दंगा हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, स्थितियां बहुत गमगीन हो गई, लेकिन सर रेडक्लिफ ने सर रेडक्लिफ ने रेखा खींचा जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया, ठीक है। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में था, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात, अब हम बता रहे थे जो अपना
ओरिजिनल टॉपिक क्या था आपका, आंध्र प्रदेश, जूनागढ़ और आपका एक था पाकिस्तान और एक तो जम्मू कश्मीर। ये तीनों का मुद्दा बहुत बड़ा हमारे सामने खड़ा हो गया था। ये तीनों में सुलझाने वाले आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ ये मंझोले किसान फैमिली से थे, लेकिन उम्मीद मानिए लंदन जब पढ़ाई करने गए 1907 में, तो यकीन करिए आपका 2 महीने में बहुत ज़्यादा बोल दिए, 1 महीने में इसने वहाँ का टॉपर बन गया था। ये इतनी अच्छे दिमाग के थे, कुशाग्र बुद्धि के। दूसरा थे बीपी मेनन, सारा कार्यभार संभालते थे बीपी मेनन साहब। और तीसरा तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये भी हिती सोचा ज़्यादा नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों ने, अब ये तो चलिए ये तो आदमी था, सिग्नेचर करता तो जो होता। अब यहां सोचा क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहले जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था अंग्रेज, लेकिन भारतीय बाद में बनाया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। हमारे प्रीवियस वीडियो में आप सुने होंगे मेरी बातों को। तो देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश और जूनागढ़ और एक बोले जम्मू कश्मीर, ये 3 मुद्दा बहुत ज्यादा इशू कर रहा था। तो क्या किया था भारत गवर्नमेंट ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुशाग्र बुद्धि ने, यहाँ राजा जो हम बताए थे टोटल 552 देसी रियासत थे, उसी तीन राजा था, सब तो मिल गया, लेकिन ये तीनों तो ढिठ कर बैठा कि नहीं मिलेंगे हम भारत के साथ। तो ऑपरेशन पोलो चलाया। क्या चलाया था? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन OPERATION, ऑपरेशन पोलो, POLO, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। इसमें ऑपरेशन पोलो में क्या किया था, जो देसी रजवाड़े के जो पुलिस सेना थी, पुलिस था, वो भारतीय आर्मी जो थे, इंडियन आर्मी, वो वहां की जो स्थानीय पुलिस था उसके भेष में, ठीक है, वो आर्मी था, लेकिन उसके वर्दी पहन लेने से और उसके भेष में कहां घुस गया? आंध्र प्रदेश में, और खूब लाठियां बरसाना शुरू किया। अब क्या हुआ? बोला कि अब पस्त हो गया, क्योंकि इंडियन आर्मी के सामने किसी अच्छे को घुटना टेकना पड़ जाता है। तो ये भी क्या हुआ, उसके सामने घुटना टेक दिया, और पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा आंध्र प्रदेश भारत में मिलने को तैयार हो गया। क्लियर है? तो भारत में ये मिल जाता है। अब आता है जूनागढ़ की बात आता है। तो जूनागढ़ में देखिएगा क्या था, जूनागढ़ में जो वहां का राजा था वो मुस्लिम था। राजा जो था वो मुस्लिम था। राजा कौन था? मुस्लिम था। अब ये राजा साहब जो थे मुस्लिम थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग यहां रहते थे वो हिंदू थे। ज्यादातर लोग कौन क्या थे? हिंदू थे। और हिंदू किधर मिलना चाहेंगे? हिंदुस्तान में। अब ये हिंदुस्तान में मिलना चाह रहे थे, लेकिन ये मुस्लिम वहां का राजा था, वो कहां जाना चाह रहा था? पाकिस्तान में जाना चाहता था। अब लोग यहाँ के विरोध होने लगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले अच्छा है, तो अच्छा मौका है। तो रिफरेंडम, जिसको आप जनमत संग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह यानी वोटिंग करा के, ठीक है, जनमत संग्रह होता है वोटिंग कराकर, रेफरेंडम। सब पूछा कि आप किधर मिलना चाहते हैं, सारे जनता से पूछा गया, तो मैक्सिमम हिंदू थे, तो किधर बोलते? सारे बोले नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अब यहाँ राजा खत्म, और राजा सीधा क्या हो गया? हिंदुस्तान में मिल गया, उपाय नहीं चली उसकी। तो जूनागढ़ किसके आधार पे? जनमत संग्रह के आधार पे। आपका हैदराबाद जो मिला था, ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश हैदराबाद ना, तो हैदराबाद जो मिला था, यहां लिख देते हैं हैदराबाद। हैदराबाद आपका ऑपरेशन पोलो चला था। ऑपरेशन पोलो क्या सब? पुलिस कार्रवाई था। तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या कर दिया? मिल गया। क्लियर है? तो इस बात को समझिएगा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसको भारत में मिलाया गया? हैदराबाद को, ऑपरेशन पोलो के तहत। उसके बाद अगर बात करें जूनागढ़ को, तो जूनागढ़ में क्या था? राजा मुस्लिम था, लेकिन वहां के जनता अधिकतर हिंदू थे। तो जनमत संग्रह कराया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और वहां क्या हुआ? सारे लोग हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे, इसलिए वो हिंदुस्तान में मिल गया। लेकिन एक बखेड़ा बचा लास्ट वाला, वो था जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर बारे में हम थोड़ा समझते हैं, देखिएगा एक सेकेंड। देखिएगा जम्मू कश्मीर का बात है। चलिए देखिएगा जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर जो बात है, ये क्या होना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। अब बात है कि जम्मू कश्मीर जो था वो कहा कि हम नहीं मिलेंगे किसी के साथ। बोला कोई बात नहीं, तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन वहां का राजा जो जम्मू कश्मीर का था वो हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह। लेकिन ये हरि सिंह हिंदू राजा थे। हिंदू राजा, कैसा राजा थे? हिंदू राजा। यहां जूनागढ़ में मुस्लिम राजा थे, और लेकिन वहां का जो लोग थे वो मुस्लिम थे। अब हरि सिंह क्या बोल दिया, मैं स्वतंत्र रहूंगा, मुझे किसी के साथ नहीं मिलना। अब वैसा बर्फीला क्षेत्र उधर तो जा नहीं सकते, तो वहां तो बोला ठीक है तुम रह जाओ, छोड़ दिया गया। अब होता क्या है इसके साथ विपरीत परिस्थितियां देखिएगा। इधर से पाकिस्तान ने क्या करवा देता है, इस्लामिक संगठन को घुसवा देता है। अनिमाओ जो अभी होते रहते हैं आज तक, अभी देखते हैं कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत सुलझा, तो आतंकवादी घुसते हैं और पूरा एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग और पूरा एकदम गर्दनें काटी जा रही थी। अब हरि सिंह को पता चला कि अब क्या होगा, अब मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान की तरफ भी नहीं गया, मैं हिंदुस्तान की तरफ भी नहीं गया, और पाकिस्तान ने दुश्मन था वो उसको क्या कर रहा है, उस पर चढ़ाई कर दिया और बहुत सारे कत्लेआम मचा रहे थे। अब हरि सिंह अपना जान बचा करके कहां भागते हैं? दिल्ली भागते हैं। दिल्ली भागते हैं कौन? हरि सिंह, जम्मू कश्मीर से। और उम्मीद करिए पूरा मुजफ्फराबाद तक पूरा घेर लिया था पूरा पाकिस्तानी सेना ने, ठीक है, क्योंकि इसको मिलाना चाह रहा था। अब तरीका अपनाना सोच रहा होगा। तब क्या होता है कि ये दौड़ के आते हैं किसके पास? नेहरू के पास। नेहरू किसके पास भेज देते हैं? जब ये नेहरू पास आते हैं, नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। अब नेहरू कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, देख लीजिए थोड़ा इसका केस क्या है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल केस को संभालते हैं, और एक कुशाग्र बुद्धि वाला इंसान क्या करेंगे समझ लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए क्या करते, चला के चलते हैं। इसके सामने बोला मैं एक शर्त है उसी पर आपको बचाऊंगा, नहीं तो पूरा फैमिली ऐसे चल जाएगा। तो क्या होता है, आपका इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन यानी विलय पत्र पे, विलय पत्र, विलय पत्र पे क्या, इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन और हिंदी में विलय पत्र। बोलता है तू विलय पत्र पे इस पे साइन करिए, फिर हम अपनी सेना को हम कहां भेजेंगे? जम्मू कश्मीर में, और आपकी फैमिली सहित पूरे जम्मू कश्मीर को बचा लेंगे। ठीक है, तो बोला अच्छा ठीक है। तो अनी क्या कर दिया उसने, तो अपनी जान बचानी, अपनी फैमिली की जान बचानी, तो कैसे करता? बचाने बोला ठीक है जो कहिएगा हम करेंगे। समय भी नहीं था इसके पास, शाम का टाइम था। बोला अच्छा ठीक है चलिए साइन कर देते हैं। तो हरि सिंह उस समय साइन कर देते हैं कि हाँ मैं आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन मेरा अपना संविधान रहेगा, झंडा अलग रहेगा, वो सारे बात आप लोग जानते होंगे जम्मू कश्मीर के क्या तरीके थे सारे। ठीक है, इस पे बोलिएगा तो हम अलग से वीडियो बना देंगे जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा पे। तो विलय पत्र पे क्या करते हैं? साइन करते हैं। उसके बाद यहां से इंडियन आर्मी फिर कहां जाती है? सीधा दिल्ली से जम्मू कश्मीर। फिर धड़ाधड़ दोनों के साथ मार होता है, धड़धड़ा के उसको भगा दिया, खत्म हो गया जम्मू कश्मीर, फिर हमारा भारत का एक हिस्सा बन गया। क्लियर हो गया? तो इस बात को समझिएगा पूरा। तो ये तीनों हम लोग इसी प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत हम लोग बना लिए थे, एकीकृत कर लिए थे। कभी आपके क्वेश्चन में पूछा एक बार कि जो भारत का एकत्रीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन में अगर सरदार वल्लभ भाई, यूपीएससी में खास करके कभी देखता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 बीपी मेनन, और तीसरा था लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप मारिएगा, अगर तीनों रहा ऑप्शन ए बी 3 मतलब तीनों या 1 2, तो तीनों इसमें सही हो जाता। मान लेते किसी का नाम नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप मतलब समझिए मेन जो भूमिका इसको निभाया था, तो भारत का एकीकरण इसने किया था ना, एकीकरण दिमाग लगाया था, इसलिए इसको क्या उपाधि मिल गया था? भारत का बिस्मार्क कहा गया इसको, भारत का बिस्मार्क। जिस प्रकार जर्मनी का पूरा एकीकृत करने में किसका महज भूमिका निभाया था सबसे ज्यादा? तो बिस्मार्क साहब ने निभाए थे। उसी प्रकार भारत को एकत्रीकरण में अगर किन्हीं ने भूमिका निभाया सबसे ज्यादा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके कारण इसको क्या बोला गया? भारत का बिस्मार्क। अब थोड़ा सा समझते हैं हमें नेक्स्ट स्लाइड में
कि क्या बातें। उम्मीद करते हैं ये वाले सारे आप लोग ध्यान से सुने होंगे। चलिए, भारतीय राज्यों के इतिहास में मैंने बोला कि आजादी के समय भारत में 552 से भी अधिक देसी रियासत थे। देसी रियासत मतलब प्रिंसलरी, प्रिंसलरी मतलब जहां राजा और रजवाड़ों का शासन चलता था, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। तो 500 से अधिक देसी रियासत था। यह रियासत टूटकर राज्य बना, सारे रियासत टूट रहे थे और राज्य बन रहा था। अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं, कि सारे अधिक राज्य को क्या बोला गया कि या तो ये भारत में मिल सकते हैं, या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं, जो बात हमने पीछे स्लाइड में समझाया। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया तथा वीपी मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को विलय करा दिया, परंतु 3 राज्य विलय होने के तैयार नहीं थे। वो 3 राज्य कौन कौन थे अभी हमने बताया। पहला था जम्मू कश्मीर, ये तो बोल दिया कि नहीं मिलेंगे, हैदराबाद और जूनागढ़। तो बोलिए यहाँ जम्मू कश्मीर लिखा है, यह स्वतंत्र देश बनना चाहता था कौन? जम्मू कश्मीर। यहाँ के राजा हरि सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला, उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। इस बीच पाकिस्तान का इशारा पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगे थे, बोले आतंकवादी घुसने लगा था, घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद या 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर विलय पत्र पे, देखिए है ना, जम्मू कश्मीर विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। जो बातें हमने बताया वो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। वही बात हमने बताया कि जब स्वतंत्र होना चाहते था तो हरि सिंह जो था और उसके प्रधानमंत्री कौन, शेख अब्दुल्ला साहब थे। इसी बीच क्या होता, पाकिस्तान के इशारे पर, देखो पाकिस्तान के इशारे पर घुसपैठ होने लगती है, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कश्मीर विलय पत्र पे क्या करता है, साइन करने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, दूसरा जूनागढ़ था। यह गुजरात का एक रियासत था, हमने पिक्चर भी दिखाया था जो आपका, ठीक था, ये वाला था ना हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जूनागढ़ आपका, तो जूनागढ़ जो था ये रियासत जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर भारत में मिला दिया, ठीक है, क्योंकि अधिकतर वहां हिंदू थे लेकिन राजा मुस्लिम था, और इसलिए सरदार पटेल ने बोला कि सब तो हिंदुस्तान तरफ मिलना चाह रहा है, इसलिए वहां जनमत संग्रह कराकर, रेफरेंडम कराकर हम इसको भारत का हिस्सा बना लेते हैं। आगे है, देखिए यही था ना आपका जूनागढ़, ये वाला हिस्सा जूनागढ़ हो गया। उसके बाद आपका एक कौन अलग होना चाह रहा था, यहाँ हैदराबाद, और एक ये जम्मू कश्मीर बातें चल रहा था, ठीक है, अलग होने की। तो ये तीनों को हम लोग ने सल्टा दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देते हुए, और सिक्किम जो बना था 16 मई 1975 को, इस बात को हम बताए अभी, कौन सा 36वां संवैधानिक 75 ना, सॉरी, ठीक है, 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत, अब 35वां के तहत सह राज्य बनाया गया था। आगे है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में, देखिए सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा, सेना मतलब इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी को भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। बहुत पूछता है बाबू, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत के राज्यों में विलय करा दिया गया। क्लियर हुआ? जो बातें हमने उस कहानी गीता वहां भी जो गाया, सेम चीज यहां लिखा हुआ है। इस बात को उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, आपके परिदृश्य क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जो बातें हैं वही देखिए, जब स्टार्टिंग बात आता है यहां राज्य गठन का हो गया, उसके बाद सब मिल गए लगभग, उसके बाद की बात है क्या हुआ समझिएगा। सभी देशी रियासतों का निर्माण किया जा, सारे देखिए इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर राज्य एक भारत का निर्माण किया जा रहा था। इस समय भारत के 4 राज्य ABCD में बांटा गया। अगर हम ABCD की बात करें तो ए में रखा गया, ठीक है, ए में रखा गया देशी रजवाड़े,
देसी रजवाड़े, देसी रजवाड़े, वह है ना, देसी रजवाड़े को रखा गया। बी में रखा गया कुछ कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है, ऐसा ही कुछ कमिश्नरी क्षेत्र थे, अधिकृत थे। सी में रखा गया कुछ क्या बोलते हैं इसको, अधिकृत मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे। तो सी और ए, बी, सी और डी, ये 4 भाग में बांटा गया था। ऐसे ही 4 क्षेत्र में बांट के क्या किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके निर्माण किया गया था कि वो देसी रजवाड़े क्षेत्र है, वो आपका क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश जैसा एक स्वतंत्र होना चाहते तो स्वतंत्र राजा का क्षेत्र है, ठीक है। इसी प्रकार सारे कुछ कमिश्नरी क्षेत्र है यानी जो शासन प्रशासन का क्षेत्र है। इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन परिदृश्य यहाँ बाद में चेंज होता है। इसलिए एक बार क्वेश्चन बना था कि एबीसीडी में बांटा गया था, कैसा बांटा गया था, तो एबीसीडी में बांटा गया था। ये नहीं गया है, पूछा गया कि कौन कौन सा में बांटा गया था, इसलिए उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए 1949 ईस्वी में एस के धर आयोग, देखिए एस के धर आयोग, यस, देखिएगा यह मैं समझाता हूं। सबसे पहले इलाहाबाद कोर्ट के एक जज थे, इलाहाबाद कोर्ट के ना, सबसे पुराना कोर्ट यही 1965 में स्थापना हुआ था। सबसे अधिक जजों की संख्या भी यही है, सबसे ज़्यादा अन्य जजों की संख्या भी यही है, सबसे बड़ा क्षेत्र में भी, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र में गुवाहाटी है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को संभालता यही है। तो देखिए इलाहाबाद के कौन थे, एस के धर आयोग, ये 1948 में गठन हुआ था, ठीक है। एस के धर आयोग 1949 ईस्वी में ना, 1949 ईस्वी में एस के धर आयोग का गठन किया गया, और किंतु इसने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का विरोध किया। इसने बोला कि नहीं, भाषाई आधार पे राज्यों का गठन नहीं करेंगे, क्योंकि सब जगह मांग हो रही थी कि भाषाई आधार पे क्या करिए, राज्यों का गठन करिए, ठीक है। आपका अगर मैप देखा जाए तो ये देखिएगा सारे जगह पे अलग अलग भाषा। आप देखिए यहाँ जो था ये तमिलनाडु पूरा ये था, ये आपका तमिलनाडु यानी मद्रास घोषित किया गया था, मद्रास तमिलनाडु क्षेत्र में आता था, ठीक है, तमिलनाडु। अब मतलब समझिए तब यहाँ जो था कुछ लोग तमिल बोलते थे, यहाँ तेलुगु बोलते थे, तो लोग तेलुगु भाषी लोग जो थे, और कुछ कुछ कर्नाटका का हिस्सा था कन्नड़, तो सब जगह भाषा को इतना बड़ा को एक एक बनाया था राज्य, इतना बड़ा को एक राज्य बनाया था। तो लोगों ने सोचा कि लोगों ने वहां विरोध करने लगा कि नहीं, इसको क्या करिए, अलग अलग करिए, अलग अलग करिए, ये बात बोला गया, ठीक है। हाँ ये देखिए, तो क्या बोला कि अलग अलग करिए। उसी के दौरान में एस के धर आयोग ने सीधा क्या कर दिया, विरोध कर दिया कि नहीं बनेगा। फिर देखिए भाग्य क्या होता है आगे, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करते हुए कौन, पेट्टा श्री रामालू, ठीक है, पेट्टा श्री रामालू 56 दिन का ना, कितना दिन का किए थे, 56 दिन भूख हड़ताल किए थे, 56 दिन तक भूख हड़ताल कर दिए। क्या किए, भूख हड़ताल किए ताकि हमारा तेलुगु भाषी के लिए अलग राज्य का गठन कीजिए। आंध्र प्रदेश की मांग को लेके ही बैठ गए कि हमारा आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य है तो इसको अलग करिए। लेकिन बात क्या हुआ, इसकी बात को नहीं माना गया। अंतिम 57 दिन इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, और ये मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। और मृत्यु जब हो जाती है तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। अब इनको हालत खराब, देश की स्थितियां गमगीन होने लगी कि ये तो डलहौजी से भी ज्यादा क्या है, खराब है। उसने तो राज्य हड़प नीति लागू किया, देशों की शोषण किया, लेकिन ये तो जिंदा इंसान को मार दे रहा है। किसी का ये स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, क्लियर है। ये बातें किस पे चलने लगी, पेट्टा श्री रामालू के ऊपर। जो मृत्यु हो गया उसके बाद, इसके मृत्यु के बाद किनके, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। अब जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, तुरंत से दौड़ के कहां जाते हैं, देखा कि भारत की जो स्थितियां थी वो गंभीर होने लगा था। क्लियर है। ये दिसंबर में इनकी मृत्यु होती है, दिसंबर
दिसंबर में क्या हो जाता है, दिसंबर 1952 में इसकी मृत्यु होती है। अब ये दौड़ के कहाँ जाते हैं, आंध्र प्रदेश। बोला ठीक है भैया, आप लोग की बात को हम मानते हैं, हम आपकी राज्य को भाषाई आधार पे बांट देंगे। अच्छा एक बात बताइए, जवाहरलाल नेहरू समाजवादी किस्म के लोग थे, तो फिर ऐसा क्यों किया उसने, क्यों अलग अलग नहीं किया, इसकी बात को क्यों नहीं माना? कारण था नहीं मानने का, क्योंकि अभी हमने वो परिदृश्य को देखा था, भारत को टूटते टूटते बहुत ही मतलबों से बहुत कितनी कुछ झेलना पड़ा, तब एक एकीकृत भारत हम लोग बना पाए थे, और फिर भारत को तोड़ना ये उचित नहीं लग रहा था। अब इसने वो भी भाषाई आधार पे, अभी भी देखिए आप एनसीईआरटी डाटा उठाइए तो 1750 भाषाएं अलग अलग है, हर 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाता है। अगर हम भाषा के आधार पे बांटने लगेंगे तो हमारा देश टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। इसीलिए उसने बोला कि इसका विरोध जो कर रहा है ये उचित नहीं है, और उस बात को नहीं माने थे। लेकिन जब मृत्यु हो जाता है, स्थितियां खराब होने लगती है, फिर इस बात को मानते हैं, और फिर यहां 1 अक्टूबर नहीं, 1 अक्टूबर होगा, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य को, आंध्र प्रदेश को कर दिया जाता है। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। कौन? आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ? लेकिन एक बात बताइए, 1953 में क्या कर दिया? ऐसे प्रधानमंत्री नाम का एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ऐसे यहां पीएम का नाम लिखा रहता है, ठीक है, यहां फोटो लगा रहेगा, तो इस पे अपना लिख के और साइन कर दिए और चल दिए। तो ये बताइए, इसके आधार पे अपना बात यहां तो इसको अलग कर दिया। अब बात कहां होती है, देखिए सबसे पहले यहां ड्राइंग ठीक है, कोई बात नहीं, यहां देखिए गुजरात हो गया, बिहार हो गया, सब जगह अब गुजरात और देखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा भिड़ंत हो जाती है, होगा सुंदर सा मैप लगाए होंगे, यस देखिए यहां आपका गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र, दोनों के बीच फिर से बोला कि जो मराठा था दोनों साथे था, बोला कि हम लोग क्या बोलते हैं मराठी, और ये सब भाई गुज्जू भाई सब गुजराती बोलता है, तो हम लोग को भी क्यों साथ रखें, हम लोग को भी अलग अलग भाषा के आधार पे बांट दीजिए। उसी प्रकार हरियाणा में उठने लगा कि हरियाणा में कुछ हरियाणवी बोलते थे, पंजाब में पंजाबी बोलते थे, क्लियर हुआ, और कुछ क्षेत्र ऐसे ही बहुत सारा अलग अलग ओडिया बोलने वाले, तो ऐसे भाषा के आधार पे बहुत ज्यादा क्या होने लगा, तंज होने लगा, और सब जगह अलग अलग राज्यों की मांग होने लगी। अब स्थितियां बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर यहां क्या करते हैं, नेहरू जी एक ठोस कदम उठाते हैं, उस कदम को हम लोग समझते हैं, ठीक है, देखिए यहां हो गया था। अब यहां एक बैठती है अली, जिसको बोलते हैं फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, और ये ने क्या किया, फजल अली आयोग ने सारे राज्यों को गठन किया, सुसंगठित किया। फजल अली आयोग ये 1953 में बढ़ती है, 1953 में, लेकिन रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट कब सौंपता है, रिपोर्ट 1956 में सौंपता है, ठीक है, कब सौंपा, रिपोर्ट 1956 में सौंपा, और 1956 के आधार पे भारत को क्या कर दिया गया, भाषाई आधार पे गठन किया गया। इसी आधार पे, भाषाई आधार पे राज्यों को गठन करने के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग ध्यान दीजिएगा, का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में दिया, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया गया। उस समय ऐसे डॉक्यूमेंट पे लिख के दिया था ना नेहरू जी, अब कानूनी मान्यता मिल गया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 ईस्वी में, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में बनता है, 7वां संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, इसको मान्यता दिया गया, ठीक है। 7वां संवैधानिक संशोधन के आधार पर क्या कर दिया गया, ये 1956 वाला रिपोर्ट को सौंपा गया, और किसको, आंध्र प्रदेश, यानी भाषाई आधार पे राज्यों का गठन कर दिया गया, भाषाई आधार पे राज्यों का गठन हो गया, और ये टूट के 14 राज्य, 14 भाषा, मूल संविधान में कितना भाषा, तो 14 भाषा हम बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे, 14 भाषा मूल संविधान में, क्योंकि 14 राज्य था और 14 को भाषा रखा गया, और 6 केंद्र शासित प्रदेश, और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारा ये संविधान में उल्लेख कर दिया गया।
6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। किसके? उसके बाद ABCD को खत्म कर दिया, जो अलग अलग बना था ना उसको रद्द कर दिया गया और भाषाई आधार पे 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, उसमें पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर बना था। ठीक है, क्योंकि पंजाब अलग होना चाहता था और हरियाणा का केस यहां लटक गया था और चंडीगढ़ को केंद्र शासित बना दिया गया था। क्लियर है, इसीलिए शाह आयोग का गठन किया गया था। आगे देखिएगा, ये हो गया और आज का मैंने क्या कर दिया, पूरा राज्य का गठन कर दिया। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और 1 से 4 आर्टिकल तक हमने पढ़ा। अब हम लोग कल से नागरिकता देखेंगे। ठीक है, आज 4 यही था। एक में क्या था, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में जो था वो क्या था कि किसी भी राज्य क्षेत्र का सीमा बदल सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। तीसरा जो था कि किसी का पूर्व सूचना दिए, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकते हैं, यानी राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को अपना बना सकते हैं। और चौथा में जो था कि अनुच्छेद 2 और 3 को संवैधानिक संशोधन जो 368 है उससे बाहर रखा गया है। यही 4 हम लोग आर्टिकल्स पढ़े और भारतीय राज्यों का इतिहास देखे। उसके बाद कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नागरिकता संबंधित रहेगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे मेरी बातों को। चलिए धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करें। समझ गए, इस कंपटीशन के दौर में जो आपको सबसे बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराता है उससे जरूर पढ़ें। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।